आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो उसको हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट है मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं। वो सिक्योरिटीज, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो ज्यादा लंबे समय के लिए होती हैं, वो कैपिटल मार्केट के अंदर आती हैं। मनी मार्केट वो मार्केट है जो डील करता है सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, तो फर्क रहेगा वो समय का रहेगा। मनी मार्केट के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए, जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सब के सब में एक बात कॉमन होगी कि वो थोड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। जो लंबे समय की बात करेंगे तो वो मनी मार्केट के एजेंडा के अंदर ही नहीं आता। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का मैच्योरिटी पीरियड या रिडेम्पशन पीरियड 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है। मान लीजिए आप कुछ भी बैंक में जाकर एफडी करवाते हैं तो वो एफडी 1 साल की भी होती है, 2 की भी होती है, 10 की भी होती है। 1 साल के ऊपर वाली बातें तो हम छोड़ ही देंगे, उसके बारे में बात ही नहीं होगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स, वो सिक्योरिटीज जिनका रिडेम्पशन पीरियड 1 साल के भीतर भीतर हो जाएगा, वो हमारे मनी मार्केट के अंदर आती हैं। ऑल द डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल रहेगा। मनी मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। देखिए, जब हम बात करते हैं थोड़े समय में फंड्स इन्वेस्ट करने की, तो किस तरह का फाइनेंस उसमें आएगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आता है आपका बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर खर्चा करना है। अगर आपने लैंड बिल्डिंग लेनी है तो मनी मार्केट आपको फायदा नहीं देगा, तो आपको कहां से उठाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में से उठाना पड़ेगा। तो मेनली मनी मार्केट जो है वो आपके सोर्सेस को फाइनेंस कर सकता है, लेकिन जो फाइनेंस है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए होना चाहिए, रोजमर्रा के खर्चे के लिए होना चाहिए। अगर आपको बड़ा खर्चा चाहिए तो मनी मार्केट आपके काम नहीं आएगा। मनी मार्केट में लेंडिंग भी होती है, बोरोइंग भी होती है। या तो आप उधार दे सकते हो या आप उधार ले सकते हो, लेकिन कंडीशन है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। इसमें आप जनरली सिक्योरिटीज जो हैं वो खरीद फरोख्त करते हो, आप बेच भी सकते हो, आप परचेज भी कर सकते हो। फिर वही बात आ गई, कंडीशन है हमारी 1 ईयर की। द सिक्योरिटीज गेट पेड बैक और रिडीम्ड विद इन अ ईयर। शॉर्ट टर्म फंड्स आर इजिली कन्वर्टेबल टू कैश। ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें एक और फीचर होता है कि ये हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब बहुत आसानी से हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदी है, उसको आपको बेचना है, तो क्या एकदम से आप उसको बेच सकते हो? नहीं, आपको बायर ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी रकम भी मोटी होगी, उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो आपको 10 चीजें सोचनी पड़ेंगी। लेकिन जो मनी मार्केट के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो जाते हैं। 1 साल के अंदर अंदर उनका रिडेम्पशन पीरियड, उनका मैच्योरिटी पीरियड भी आ जाता है। तो ये हाईली लिक्विड माना जाता है। मनी मार्केट की कोई फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। जैसे मानिए हम बात करते हैं कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये सब्जी मंडी है, ये घर की लोकेशन है, ये बाजार है। लेकिन जो मनी मार्केट है उसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं कह सकते कि ये मनी मार्केट है, उसका जियोग्राफी वाइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। मनी मार्केट को हम क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज्यादा हाई रहती है। द कॉमन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मनी मार्केट, वो इंस्टीट्यूशंस जो मनी मार्केट में डील करते हैं, उसमें आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी एंड यूटीआई एटसेट्रा। ये इंस्टीट्यूट्स जब हम मनी मार्केट के साथ डील करते हैं तो ये भी शॉर्ट टर्म डेट्स में ही डील करते हैं। ठीक है ना, आरबीआई भी शॉर्ट टर्म डेट्स में डील करता है। ऐसा सुनने में आता है कि नो 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 नो, ये तो सबसे बड़ा बैंक है तो ये तो बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करवाते होंगे। नो, ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म डेट्स में भी आरबीआई डील करेगा। और
ये जो हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जनरली टेलीफोनिकली या इंटरनेट पर ही काम करने वाले होते हैं। ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स आप टेलीफोन पर खरीद बेच सकते हो या आप इंटरनेट की मदद से ही आप खरीद बेच सकते हो। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक मिस्टर के हैं, इनके पास 20,000 रुपए आज की डेट में है, सॉरी 20 लाख रुपीज दे आर है, इनके पास 20 लाख रुपीज हैं। 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक इनको इस 20 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7th मंथ में इनको किसी की पेमेंट करनी है तो ये 20 लाख रुपया उसको दे देंगे। तो क्या 6 महीने तक ये पैसा ऐसे ही उनकी अलमारी में पड़ा रहे? उनको क्या करना चाहिए कि 6 महीने का कुछ प्रॉफिट भी आ जाए इनको और 7वें महीने बिना किसी सिरदर्द के ये 20 लाख रुपया इनके पास कैश में भी आ जाए। एक ऑप्शन इनके पास ये है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 लाख रुपए की मजे से इनको कोई लैंड या बिल्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनको 7th मंथ पेमेंट करनी है तो क्या 7th मंथ में ये पैसा लैंड एकदम से बिक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं बिकेगी, है ना, क्योंकि उसको कैश में फिर कन्वर्ट करना बहुत दिक्कत वाला काम होने वाला है। उनको 6 महीने के बाद अपनी लैंड का कोई बायर ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ पैसा है और वो थोड़े समय के लिए आइडल पड़ा है, फ्री पड़ा है आपके पास, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मनी मार्केट का ये फायदा है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट भी कीजिए और आपको प्रॉफिट भी होगा। और जब आपको ये मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट सेल करनी होगी तो आपको कोई सिरदर्द नहीं होगा, आसानी से आप उसको कैश में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है मनी मार्केट का फायदा। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट में? देखिए पहला है कॉल मनी, सेकेंड इज द ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनमें कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर में दोनों में ही कमर्शियल वर्ड आगे लगा हुआ है, लेकिन दे आर टोटली डिफरेंट। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी का दूसरा नाम होता है मार्केट ओवर द टेलीफोन। जो भी कॉल मनी में डील करता है वो टेलीफोन से ही डील करता है। देखिए हम आप जैसे साधारण लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि कैश की दिक्कत हो जाती है। मेरे पास अचानक 2000 रुपीज की कमी आ गई, आई नीड 2000 रुपीज। तो मैं किससे बात करूंगी? अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से कि भैया मुझे आज 2000 रुपए दे दो, हम परसों आपको वो 2000 रुपए वापस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कॉमन सिटीजन्स को जब कभी कभी कैश की जरूरत पड़ जाती है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, डियर वंस, इनसे पैसे मांग सकते हैं। लेकिन जब ये शॉर्टेज किसी बैंक को हो जाए तो वो बैंक क्या करता है? बैंक्स विच फेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश, वर्ड यहां पर है टेम्पररी। ऑब्वियसली बैंक के पास परमानेंट तो कैश की शॉर्टेज नहीं हो सकती, थोड़े समय के लिए उसको कैश की दिक्कत आ सकती है। तो जब एक बैंक को टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश फील होती है थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या करता है? वो दूसरे बैंक से कांटेक्ट करता है फोन के ऊपर। वो दूसरे बैंक को फोन करता है, उस बैंक को फोन करता है जिसके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कभी मुझे जरूरत है तो मैंने आपको फोन कर लिया, कभी आपको जरूरत है तो आपने मुझे फोन कर लिया, ऐसे। तो जिस बैंक को कैश की जरूरत है वो वाला बैंक दूसरे बैंक को कॉल करके कहता है कि भैया मुझे इतने पैसे की जरूरत है, प्लीज मुझे ये पैसे दे दो, ठीक है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जिस बैंक के पास, वो इस बैंक की मदद कर सकता है। One bank wants money, it takes from the other bank. एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने दूसरे बैंक से मदद ले ली, ठीक है। जो ये कॉल मनी है, इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। जब आपको इस बैंक को पैसे वापस चाहिए तो वो इस बैंक को कॉल करेगा वापस कि भैया अब मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, और उसको वैसे ही पैसे वापस मिल जाएंगे। इट इज, उसको कहते हैं रीपेएबल ऑन डिमांड। डिमांड करी जब देने वाले ने, उसी समय उसको वो पैसे वापस मिल गए।
He will again call the bank to return the money. जैसे कि इसने फोन किया था कि भैया मुझे पैसे दे दो, उसी तरह से ये वाला बैंक इसको फोन करेगा कि भैया मेरे पैसे वापस कर दो, और उसके पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये है बेसिक कॉल मनी का, जिसको हम कहते हैं मार्केट ओवर द टेलीफोन। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कॉल मनी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा इंटर स्कूल, माने दो स्कूल्स के बीच में, इंटरनेशनल दो नेशंस के, दो कंट्रीज के बीच में, उसी तरह से है इंटर बैंक, दो बैंक्स के बीच की ट्रांजैक्शन को कॉल मनी कहते हैं। मोस्टली बैंक्स ओनली यूज कॉल मनी। द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जनरली 1 डे। आपकी डिमांड पर ही ये पैसा आपने उधारा लिया है। वो डिमांड क्यों आई? क्योंकि आपके पास टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश हो गया था। कॉल मनी का ड्यूरेशन जनरली 1 डे ही रहता है, जिसमें संडेज एंड अदर हॉलीडेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, उनकी गिनती नहीं होती संडे और दूसरी हॉलीडे को। कॉल मनी का दूसरा नाम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी होता है, क्योंकि जनरली बैंक्स ही इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। The maturity period of call money is extremely short and varies from 1 day to 15 days. ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और कम से कम 1 दिन में ही ये पैसा लौटाना पड़ता है। उसका maturity period 1 day to 15 days रहेगा। And the liquidity is next to cash. Almost cash के बराबर ही इसकी liquidity मानी जाती है, क्योंकि एक फोन पे आपको पैसा मिल जाता है। So it's very high liquid. Call money is very highly liquid. अब प्रश्न ये आता है कि बैंक्स को पैसा चाहिए क्यों? अब मुझे और आपको साधारण सिटीजन्स को पैसा चाहिए, समझ में आता है। बैंक्स को क्यों पैसे की कमी हो जाती है? देखिए, बैंक्स को CRR और SLR मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, और SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस जो हैं वो बना चुके हैं। आप इसकी डिटेल में जाने के लिए आप प्लीज उन वीडियोस को देख सकते हैं। RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक लिमिट लगाई है कि हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ये रेशियो मेंटेन करनी ही है। भैया इतना पैसा हर बैंक ने अलग से रखना ही है, उसको लेन देन में यूज नहीं करना। Each commercial bank has to maintain this reserve ratio. ये मैंडेटरी है, ये लाजमी बनाया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा। Now, if the banks do not maintain this ratio, then RBI gives a notice. उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है RBI से। उसको ये काम, RBI ने ये काम करना है तो करना ही है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। Sometimes the bank falls short of funds to upkeep this reserve. तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पैसे थोड़े कम हो जाते हैं। ये जरूरत पड़ती है बैंक्स को पैसे की। हमने बोला कि हर बैंक को पैसे की तंगी क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको RBI के कहे के अनुसार एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा कम कैश हो जाता है, इसलिए उसको कैश की टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए वो दूसरे बैंक से हेल्प लेता है जब उसको पैसे की किल्लत आती है। इसको हम कॉल मनी कहते हैं। The borrower bank shall return the money in short period, initially agreed at the time of borrow of days. तो जिसने लिया है उधार, वो वाला बैंक कुछ ही दिनों में, ज्यादा 1 दिन 2 दिन में वो पैसे वापस कर देगा, और उधार मांगते हुए वो मेंशन करता है कि मुझे इतने दिन का उधार चाहिए। क्लियर? नाउ, इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द कॉल मनी? क्या वो उधारी लेने वाला बैंक दूसरे को ब्याज भी देता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल देता है। कॉल मनी इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन। इसको हम एक शॉर्ट टर्म, थोड़े समय का दिया हुआ लोन मानते हैं। इंटरेस्ट जो कॉल मनी पे दिया जाता है, ब्याज, उसका नाम होता है कॉल रेट। कॉल रेट इज अ वेरी वॉलेटाइल रेट। बहुत ज्यादा जल्दी से ऊपर नीचे होता रहता है। हर 1 दिन में कितनी बार ऊपर नीचे हो सकता है, 1 घंटे में भी वो कितनी बार ऊपर नीचे हो सकता है। Call rate, rise in call rate makes other sources of finance cheaper for the banks, like the commercial paper and the certificate of deposit. ध्यान से सुनो, जब ये ब्याज दर बढ़ जाती है, कौन सी ब्याज दर? कॉल रेट की, जो एक बैंक दूसरे बैंक को ब्याज देता है, जब ये राइज कर जाता है, ये कॉल रेट बढ़ जाता है, तो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सस्ते हो जाते हैं।
ये क्यों सस्ते हो जाते हैं? क्योंकि कॉल मनी तो महंगा हो गया, कॉल मनी के ऊपर ब्याज देना महंगा हो गया, तो बाकी के सोर्स तो सस्ते होंगे ही ना। वेरी सिंपल, ठीक है। जब ये महंगा हो जाता है तो बैंक्स दे रिजॉर्ट टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू रेज फंड्स। तो फिर वो बोलेंगे अरे भैया, अगर अब मुझे पैसे की दिक्कत है और मुझे अभी दूसरे बैंक से मांगना पड़ रहा है तो मुझे उस पर ब्याज तो ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि कॉल रेट बढ़ गया है। तो क्या पता बैंक्स दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा अपना पैसा पूरा करें। Therefore, an inverse relationship between the rate of इंटरेस्ट ऑन द कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, उसका इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जहां कॉल रेट बढ़ा दूसरे की डिमांड बढ़ गई क्योंकि दूसरी चीजें सस्ती हो गई। When the rate of interest on call money increases, other securities become cheap, क्योंकि वो महंगा हो गया तो बाकी सस्ता होएगा ही ना। Simple. Now, organizations other than banks like insurance companies and mutual fund companies also deal in call money. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक्स ही कॉल मनी में डील करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कॉल मनी को यूज करते हैं, बट जनरली इसको इंटर बैंक ट्रांजैक्शन ही कहा जाता है। अब आता है हमारा दूसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम है टी बिल्स भी बोला जाता है। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। खजाना माने खूब सारा पैसा जो किसके पास होता है, ना हमारे पास ना आपके पास, वो होता है सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये खजाना रहता है। Sometimes the government too need funds just like you and me. जैसे मुझे और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है उसी तरह से गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। किससे उधारी मांगेगी सरकार? सरकार मांगेगी सिटीजन से, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल सिटीजन से सरकार उधारी मांगती है और वो क्या करती है? ट्रेजरी बिल्स इशू करती है और हम सिटीजन्स उस ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं और इस तरह से सरकार अपने पास खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया को पैसा चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती है। किसको आदेश दिए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के कहने पर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं। टी बिल्स अलाउ द गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हम आज डील ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो सारी की सारी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाली बातें ही होंगी, तो टी बिल्स भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ही डिनोट करते हैं। दीज बिल्स आर सोल्ड टू द बैंक्स एंड द जनरल पब्लिक। बैंक्स को भी बेचा जा सकता है ट्रेजरी बिल और मेरे और आपके जैसे साधारण सिटीजन्स को भी ट्रेजरी बिल्स बेचा जा सकता है। ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, अगर आपने खरीदा है तो आप अपने दोस्त को भी दे सकते हो। इट इज टोटली नेगोशिएबल, माने एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना अलाउड है। ट्रेजरी बिल को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई ने इशू किया है। सरकार से ज्यादा भरोसा किस पे करोगे? तो safest investment because it is issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the Government of India and it is zero default in repayment. है ना? आप मुझसे उधार लेते हो तो क्या पता मैं दूं ना दूं, राइट? उसमें डिफॉल्ट का चांस रहता है अगर आप किसी और से उधार लेते हो, लेकिन क्योंकि ये आरबीआई ने इशू किया है इसलिए इसमें जीरो डिफॉल्ट इन पेमेंट, इसमें डिफॉल्ट नहीं हो सकता, इसमें धोखा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की श्योरिटी होती है, राइट? The maturity period of treasury bill varies from 14 to 364 days, maximum 364 दिन और कम से कम 14 दिन के ट्रेजरी बिल्स भी इशू करती है आरबीआई। ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में वेरी ऑफन आ सकता है। दूसरी खासियत है दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। इसका मायने देखिए, मिस्टर ए परचेजेस अ 3-month ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर ₹90,000। जब आप ये ट्रेजरी बिल्स खरीदते हो 3 months के लिए, वैल्यू है उसकी 1 लाख रुपया और आपको मिलेगा 90,000 रुपीज का। देखिए इस लाइन का क्या मायने है कि इट इज इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू। इस केस में फेस वैल्यू जो है वो कितनी है? आपकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज,
उससे लोअर क्या है 90,000। आपको कितने में मिल रहा है? आपको मिल रहा है 90,000 में, लेकिन उसकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो आपको 1 लाख की चीज 90,000 में इशू की जाएगी, और जब उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी तो आपको 1 लाख रुपया जो है वो मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड द अमाउंट पेड टू परचेज द बिल इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। ये आपको मुनाफा हो गया, ये ब्याज मिल गया आपको। खर्चा आपने 90,000 और वापसी आपको मिल गया 1 लाख रुपया। तो ये लाइन क्लियर हो गई दैट इट इज इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। पेमेंट मिली 1 लाख की, खर्चा था आपने 90,000 रुपया। समझ में आ गया? Now the treasury bills are available for a minimum amount of 25,000 and its multiples thereof. Generally जो ये treasury bills issue किया जाता है ये 25,000, 50,000, फिर 75,000, 1 लाख 25 का टेबल जो होता है उसके मल्टीपल्स में ही इशू किया जाता है। और याद रहे कि इसका दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। तीसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आता है कमर्शियल बिल्स। कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द क्रेडिट परचेज एंड सेल। देखिए जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, हम कोई व्यापार करते हैं, तो कभी कभी हम सामान बेच देते हैं और हमको उसका पैसा कल मिलता है, अगले दिन मिलता है, 2 दिन के बाद मिलता है। इसको कहते हैं क्रेडिट, उधारी में किया गया व्यापार। तो जब हम उधार में सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स करते हैं उसमें ये कमर्शियल बिल्स बहुत काम आते हैं। इसकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड होती है जनरली 90 डेज की, ठीक है। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मजे से जा सकते हैं। कमर्शियल बिल्स दे आर कॉल्ड ट्रेड बिल्स और द अकोमोडेशन बिल्स। दूसरा नाम ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल याद रहे, विच आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन दी अनदर। देखो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में काम आने वाली चीज है जब 2 बिजनेस फर्म्स कोई व्यापार करते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। X सप्लाइज गुड्स टू Y, X सामान बेचता है Y को, Y सामान लेता है और पैसे दे देता है। Y is supposed to pay cash to X क्योंकि उसने उससे सामान खरीदा भैया, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। Y does not have hard cash, कभी होता है कि अभी मेरे पास कैश जो है वो नहीं है, तो उसके बदले में मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं। Y जिसने पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं? ड्रॉई। और जिसने पैसे लेने हैं इन फेवर ऑफ X उसका दूसरा नाम होता है ड्रॉअर। कमर्शियल बिल्स एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होएगा, ठीक है। अब Y ने पैसे देने हैं तो वो Y यहां पर साइन करेगा कि मैं X को पैसे देना है, इतने पैसे मैंने X को देने हैं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इतने पैसे मैं X को दे दूंगा। ये उसके ऊपर इस तरह से लिखा गया होगा। स्टेटिंग दैट Y shall pay the specified sum, क्या लिखा होगा? इतने पैसे देने। अगर 25,000 देने हैं तो 25,000, 1 लाख देना है तो 1 लाख, उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होगा। ऑन दिस स्पेसिफाइड डेट, 2 महीने के बाद दूंगा, 10 दिन के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा, डेट भी मेंशन्ड होगी और प्राइस भी, अमाउंट भी मेंशन्ड होगा। दिस बिल व्हेन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब जब Y यहाँ पर साइन कर देगा तो हम उसको बोलते हैं बिल एक्सेप्ट हो गया, वो बन जाता है ट्रेड बिल एंड इट इज अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप उसको बाजार में एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे से दे सकते हो। अ ट्रेड बिल जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, रिटन में, राइटिंग में होता है। और ऑन एक्सेप्टिंग द बिल माने जब Y ने उसके ऊपर साइन कर दिए, द ड्रॉई जिसको हम बोल रहे हैं, ही बिकम्स लायबल टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। तो जब उसकी ड्यू डेट आएगी, 3 महीना 2 महीना जो भी है, उस दिन उसकी ये देनदारी बन जाती है कि अब ये डेट आ गई है 2 महीने के बाद की, तो मैं इतने पैसे X को दूंगा। These bills can be discounted with the bank। देखिए अब Y ने तो ये साइन किया और साइन करके X को ये कागज दे दिया कि भैया इसके ऊपर मैंने लिख दिया है कि 2 महीने के बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब उस 2 महीने के दौरान अगर X को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो X क्या करेगा? X बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा भैया ये पर्चा, ये कागज, ये बिल तुम रखो और मुझे अभी इसके बदले में पैसे दे दो। जब इसकी ड्यू डेट आएगी 2 महीने के बाद, तब तुम Y के पास चले जाना और Y तुमको पैसे दे देगा। तो बैंक ने क्या किया? X की जरूरत के समय वो बिल रख लिया और उसको पैसे दे दिए। इसको कहते हैं बैंक से बिल डिस्काउंट करवाना, एंड गेट इट डिस्काउंटेड।
ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि 50,000 का बिल है तो बैंक ने उसको 48,000 पकड़ा है, 2,000 बैंक ने अपनी कमीशन रख ली, लेकिन एक्स को क्या मुनाफा हो गया, क्या फायदा हो गया कि मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए थे, वो मैंने ले लिए। सो इसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। Got it? The drawer X or the maker instructs or directs the payee or the drawee to make the payment within a fixed period of time. इस पे लिखा रहेगा कि इतने समय में पैसे देने हैं। The drawee accepts the bill, जब वो साइन कर देता है तो बिल एक्सेप्ट हो गया, and becomes liable to make the payment on the due date. वो ड्यू डेट को पैसे देगा ही देगा। तो ये थी हमारी थर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैंने कमर्शियल बिल समझाया आपको। नंबर 4 इज द कमर्शियल पेपर। ये कमर्शियल बिल नहीं है, ये कमर्शियल पेपर है, ध्यान से सुनिए। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1990 में सबसे पहली बार इंडिया में ये इशू हुआ था, इंट्रोड्यूस हो गया था। द कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट। देखिए अनसिक्योर्ड है ये, इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और एक प्रोमाइजरी नोट होता है। मिस्टर ए बोरोड सर्टन सम ऑफ मनी फ्रॉम मिस्टर बी। ए ने उधारी ले ली, ठीक है, बी से। इन रिटर्न मिस्टर ए राइट्स ए प्रोमाइजरी नोट। जैसा अभी पिछले में बताया ना, मिल्स ऑफ एक्सचेंज वो तो व्यापार किया था तब था, ये तो जनरल उधारी का था। एक प्रोमाइजरी नोट, एक कागज पर लिख दिया कि भैया मैंने उससे पैसे लिए हैं और इस पर्टिकुलर तारीख को मैं ये इतना पैसा इसको वापस कर दूंगा। मिस्टर ए ने उसको साइन भी कर दिया, ठीक है। लेकिन व्हाट दिस इज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क है ना। किसको पता मिस्टर ए कैसा इंसान है, देगा नहीं देगा, राइट। व्हाट इफ ही डिफॉल्ट्स, अगर वो देने से मुकर जाए तो। क्यों? क्योंकि ये जो कमर्शियल पेपर है ये प्रोमाइजरी नोट तो है, वो जैसा सा पर्चा तो है, लेकिन ये कोई सिक्योरिटी, ये श्योरिटी नहीं है। मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल्स में किसकी श्योरिटी थी, सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि वो आरबीआई इशू करता था तो उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है कि वापस होएगा कि नहीं होएगा, वो तो होएगा ही होएगा। क्योंकि ये कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, इसलिए इसको कौन इशू करता है, इसको वही कंपनीज इशू करती हैं जिसकी गुड रेपुटेशन होती है और क्रेडिट वर्दीनेस होती है। अभी कोई भी अपकमिंग कंपनी है जिसका नाम हमें नहीं मालूम, इट इज नॉट फेमस, तो वो अगर कमर्शियल पेपर इशू करती है या मैं कमर्शियल पेपर इशू करती हूँ तो लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि लोग हमको जानते नहीं है। वो कंपनीज जिनकी गुड रेपुटेशन है, जिनका नाम है और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब इट्स अ कॉमन फीचर, लोगों को पता है कि उसके अल्ले पल्ले है, उसके पास पैसा है, राइट। अब अगर अडानी, अंबानी ये लोग अगर कुछ इशू करेंगे तो वी हैव द फेथ, हमें भरोसा है कि इसके पास पैसा है, तो वही कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन गुड है और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि हाँ ये पैसा इनके पास है, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, वही लोग इनसे कमर्शियल पेपर खरीदेंगे। The commercial banks and the mutual funds are the main investors of the commercial papers. ठीक है, तो मेन इन्वेस्टर कौन रहता है, कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स। The commercial papers are issued by the public or the private sector companies with a fixed maturity period. ये कमर्शियल पेपर एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड के लिए इशू होते हैं, जो 15 दिन से 1 साल की वेरिएशन में इशू होते हैं। ठीक, तो कमर्शियल पेपर क्या था, कमर्शियल पेपर प्रोमाइजरी नोट है, अनसिक्योर्ड है, लेकिन वही कंपनीज इशू करती हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है और जिनका बाजार में स्टेक होता है कि हाँ जी दे आर वेल टू डू, उनके पास पैसा है और हमारा पैसा डूबेगा नहीं। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर, तो वो क्यों इशू करती हैं कमर्शियल पेपर। क्रेडिट वर्दी कंपनीज तो समझ में आ गया, जिनके पास माल है वो क्रेडिट वर्दी कंपनीज हैं, वही इशू करती हैं, लेकिन क्यों, उनको क्या पैसे की जरूरत पड़ जाती है, वो इसलिए इशू करती हैं बिकॉज दे हैव टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट्स। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट, funds raised by the commercial papers are often used to meet the flotation cost. This process is called bridge financing. Another term आपके MCQs के लिए, जब कमर्शियल पेपर इशू होते हैं और उससे फ्लोटेशन कॉस्ट मीट की जाती है तो उस काम को बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। क्लियर। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, let us say that the company wants to raise long-term funds to invest in the infrastructure of the new branch and to buy land and building and machinery. चलिए मानते हैं कि एक कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको नई ब्रांच के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना है, नया फर्नीचर खरीदना है, नई लैंड और बिल्डिंग मशीनरी सब खरीदना है। उसके लिए तो वो कैपिटल मार्केट में जाएगी, है ना। टू अरेंज दीज लॉन्ग टर्म फंड्स इट शैल इशू शेयर्स, वो शेयर्स इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी।
उन शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज देनी पड़ती है, कमीशन देनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कि आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये कॉलेज इतने साल पुराना है, इसमें ये वाले कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इसकी फैकल्टी, इसका स्टाफ ये है, ये इसके प्रिंसिपल है, इतना पैसा देना पड़ेगा एंड ऑल दैट, राइट। उसी तरह से जब शेयर्स इशू होते हैं तो एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसमें उस कंपनी के बारे में बताया जाता है कि ये कंपनी ये काम करेगी, ये इसके डायरेक्टर्स हैं। तो ये वाले खर्चे जो आए, कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ब्रोकरेज देने की, कमीशन देने की और प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाने का खर्चा। ये बोला जाता है, इनको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट ये क्रेडिट वर्दी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं और अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट उससे मीट करती हैं। देखो जो ये वाले खर्चे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तो चले गए कैपिटल मार्केट में जिससे शेयर्स इशू हुए और डिबेंचर्स इशू हुए। लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे जो थे, फ्लोटेशन कॉस्ट, इनको कहां से मीट किया गया, इनको कमर्शियल पेपर इशू किया गया और उससे खर्चे मीट कर लिए गए। वेरी सिंपल, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कमर्शियल पेपर से ये वाले सारे खर्चे मीट कर लिए जाते हैं। तो ब्रिज फाइनेंसिंग इसी को बोला जाता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल। कभी कभी इन क्रेडिट वर्दी कंपनीज को भी छोटे पैसे, थोड़े पैसे चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, वो भी ये कमर्शियल पेपर से ही मीट कर लेती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। देखिए आपको एफडी तो आपने सुना होगा, लोग, बहुत सारे लोग बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 5 साल का करवा दिया तो 5 साल से पहले उसको छू नहीं सकते हैं, 5 साल के बाद इतना पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए बैंक क्या काम करता है, बैंक एक इंटरमीडियरी का काम करता है जो दो लोगों को मिलाता है। एक वो पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है और एक वो पर्सन जिसके पास पैसे की कमी है, उसको लोन चाहिए। लोन किस लिए चाहिए, बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं, उसको अपना घर बनाना है, उसको बिजनेस चलाना है, XYZ, देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो जिस पर्सन के पास एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक के पास आके अपना पैसा रख देता है और जिसको पैसे की जरूरत है वो भी बैंक के पास आके अपना पैसा ले लेता है। तो ये होता है बैंक का काम। उन कामों में से एक काम है बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट माने इतने समय के लिए है, राइट। इट कैन बी वेरी, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। टाइम डिपॉजिट है विच कैन बी वेरी वेल सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हुए इसको आप आगे भी दे सकते हो। देखिए अगर आपने एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट हो गया आपके नाम का, तो वो पर्चा आप लेके घर आ जाओगे, वो आपका ही रहेगा, आप उसको किसी XYZ को नहीं दे सकते क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक CD खरीदी है बैंक से तो वो आप किसी और को भी आगे दे सकते हो। गॉट इट? इट्स अ बियरर सर्टिफिकेट, जिसके पास ये है वो उसी की है, एंड इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, राइट। इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। अगर X ने परचेज की है एक CD बैंक से तो वो मिस्टर Y को दे सकता है, मिस्टर Y उसको मिस्टर Z को दे सकता है और वो वापस मिस्टर X के पास भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको दे दी तो वो उसी की हुई, वो चाहे जिस मर्जी को दे और आपके पास वापस भी आ सकती है। Now, CD is issued by the banks against the deposits kept by the companies and institutions. जो बड़ी बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, उन पैसे से बैंक CD इशू करता है। बैंक्स इशू CD टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस और कंपनीज, किसी को भी इशू की जा सकती है। जनरली दीज CDs आर इशूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। जब मार्केट में टाइट लिक्विडिटी होती है ना बैंक के पास, तब ये CD इशू हो जाती है। अब टाइट लिक्विडिटी क्या होती है, जब बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आते, डिपॉजिट ग्रोथ रेट ऑफ द बैंक इज स्लो, बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं लेकिन उधार मांगने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। डिपॉजिट ग्रोथ रेट का मतलब ऐसे लोग बहुत कम आ रहे हैं जो बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत आ रहे हैं जो बैंक में जाके उधारी मांग रहे हैं। तो बैंक पैसा कहां से लाएगा, ये CD इशू करेगा और बैंक अपना पैसा लाएगा।
गॉट इट। नाउ द बैंक्स नीड डिपॉजिटर्स टू इशू लोन। बैंक लोन कैसे इशू करता है? जब डिपॉजिटर होगा तभी तो लोन करेगा ना। कोई एक बंदा आके बैंक में पैसे रख के जाएगा तो फिर वही पैसा बैंक दूसरे को दे देगा। तो अगर डिपॉजिटर नहीं होंगे तो लोन कहाँ से देंगे? इफ डिपॉजिटर्स आर लेस, और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि डिपॉजिटर्स कम है तो बैंक सीडी इशू करता है। टाइम पीरियड ऑफ सीडी रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज से शुरू होकर 1 साल तक इसकी मेच्योरिटी पीरियड की सीडी इशू हो सकती है। नाउ आर द सीडी एंड एफडी सेम टर्म्स? क्या सीडी और फिक्स डिपॉजिट एक ही चीज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इनमें डिफरेंसेस हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर फ्रीली नेगोशिएबल, माने एक से दूसरे के हाथ में मजे से दे सकते हो। दे कैन बी पास्ड ऑन टू एक्स एंड वाई एंड कम बैक टू द सेम पर्सन, ठीक है ना। जैसे एक नोट है, एक 500 रुपीज का, मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, उसने फिर वापस मुझे दे दिया, तो ये सर्कल चल सकता है। उसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक से दूसरे के हाथ में पास ऑन हो सकता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीली नेगोशिएबल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ये मेरे नाम पे है तो मेरे ही नाम पे है। अगर मैंने 5 साल की एफडी करवाई है और अपने नाम पे करवाई है तो 5 साल के बाद मुझे जाना पड़ेगा बैंक और तभी मुझे वो बैंक पैसा देगा। तो इसमें नेगोशिएबल फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी है और एफडी में नहीं है। सीडी इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज से 1 ईयर तक की होता है इसका रेंज, और ये मिनिमम पीरियड 14 दिन के लिए इशू होती है फिक्स डिपॉजिट, और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाहो तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब मर्जी तक आप एफडी करवा सकते हो। CDs are issued at a discount on the actual amount of deposit held। जैसे कि हमने आपको पीछे भी बताया था, फेस वैल्यू से कम में ये CD इशू होती है और फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी जब ये मेच्योरिटी होती है। FDs they are issued at the actual amount of deposit held। जितने का आपने पैसा दिया है उतने की ही FD इशू होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में। आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।